हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा 20th आसियान इंडिया समिट और 18th ईस्ट एशिया समिट को अटेंड किया गया, जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये दो समिट इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया आसियान कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करे और फ्री, ओपन, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक के कमिटमेंट को और ज़्यादा रिफॉर्म करे। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं इस 20th आसियान इंडिया समिट के कौन कौन से की हाइलाइट्स हैं। इसमें जो 12 प्रपोजल पॉइंट्स दिए गए हैं उसके बारे में भी जानेंगे और 18th ईस्ट एशिया समिट के की हाइलाइट्स को भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया था। बताना है इनमें से कौन से ऐसे कंट्री है जो आसियान ग्रुप के फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे। सही आंसर को मैं हट दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी इसका सही आंसर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस 20th आसियान इंडिया समिट में कौन कौन से की हाइलाइट्स देखने को मिले हैं। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 12 पॉइंट प्रपोजल को प्रेजेंट किया गया है ताकि जो इंडिया और आसियान कंट्रीज़ का जो रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा और इससे बहुत से एरियो में इंडिया और आसियान के बीच कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना, ट्रेड और इकोनॉमिक इंगेजमेंट, जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस उभर कर सामने आ रहे हैं उसको एड्रेस करना, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना और स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट को और ज़्यादा डीपेन करना। तो चलिए जानते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन से 12 प्रपोजल दिए गए हैं। तो इसमें से फर्स्ट है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कॉरिडोर को इस्टेब्लिश करना ताकि साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप तक जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है वो जुड़ सके। इससे जो ट्रेड है गुड्स और सर्विसेज का उनमें तेज़ी देखने को मिल सकता है। सेकेंड बात करें, जो इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आसियान पार्टनर के साथ शेयर करना। थर्ड बात करें तो इनमें आसियान इंडियन फंड को अनाउंस किया गया है ताकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जा सके। फोर्थ पॉइंट का बात करें तो इकोनॉमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आसियान एंड ईस्ट एशिया के सपोर्ट से हमारा जो इंगेजमेंट है वो और ज़्यादा इन्हेंस होगा। फिफ्थ बात करें, ग्लोबल साउथ में जो इशूज़ फेस किए जा रहे हैं उसको कलेक्टिवली मल्टीलेटरल फोरम्स में उन इशूओं को राइज करना। सिक्स्थ बात करें, इंडिया के द्वारा आसियान कंट्री को इनवाइट किया गया है कि वो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को, जो कि WHO के द्वारा इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया है, उसको ज्वाइन करें। सेवेंथ है मिशन लाइफ को लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट को मिलकर काम करें। एट्थ बात करें तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस है अफोर्डेबल और क्वालिटी मेडिसिन को प्रोवाइड करने की थ्रू जन औषधि केंद्र, उसके इंडिया के द्वारा आसियान कंट्रीज़ को जन औषधि केंद्र के लिए ऑफर किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, जन औषधि केंद्र में जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाती है जिसके कारण से जो उसका प्राइस है वो कम होता है ब्रांडेड मेडिसिन के कंपेयर में। 9 पॉइंट जो इंडियन पीएम के द्वारा दिया गया है वो इंडिया और आसियान मिलकर कलेक्टिवली टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करें और साथ ही साथ जो टेरर फाइनेंसिंग, साइबर डिसइंफॉर्मेशन फैलाए जाते हैं उसको लेकर के भी कलेक्टिवली वर्क करें। 10th बात करें तो इंडिया के द्वारा आसियान कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है कि वो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI को ज्वाइन करें ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट में कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़ सके। 11th बात करें तो मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करें। चलिए अब थोड़ा सा बेसिक जानते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की, आसियान की। तो आसियान का इस्टेब्लिशमेंट 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक शहर में हुआ था और इसमें एक आसियान डिक्लेरेशन को साइन किया गया था जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। आसियान के फाउंडिंग मेंबर्स का बात करें तो शुरू में इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल थे और फिर बाद में 5 कंट्री को और साइन ऐड किया गया। आसियान ऑर्गेनाइजेशन के गोल का बात करें तो इन नेशंस में स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना और इसका जो चेयरमैनशिप है वो एनुअली रोटेशन बेसिस पे डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ मेंबर स्टेट्स। जैसे कि मान लीजिए पहले आई आता है तो इंडोनेशिया करेगा, उसके बाद फिर फिलीपींस, नहीं उसके बाद मलेशिया और उसके बाद फिलीपींस। तो इस तरह का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चेयरमैनशिप एनुअल बेसिस पे रोटेट होता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी जो आसियान ग्रुप है वो बन जाएगा। और रिप्रेजेंटेटिव बात करें तो ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड का। और इसके टोटल मेंबर का बात करें तो इसमें 10
साउथ ईस्ट आसियान कंट्रीज शामिल है, एशियन कंट्रीज शामिल है, जिसमें कि ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इस आसियान ग्रुप में शामिल है। ये आप मैप में देख सकते हैं आसियान ग्रुपिंग के कंट्रीज़ को। तो ये जितने कंट्रीज़ हैं वो 10 के 10 कंट्री आसियान ग्रुप का मेंबर कंट्रीज़ हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 18th ईस्ट एशिया समिट में कौन कौन से की हाइलाइट्स निकल कर सामने आए हैं। तो इसमें फर्स्ट बात करें रीअफर्मिंग कमिटमेंट टू ईस्ट एशिया समिट। इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा जोर दिया गया है कि इंडिया के द्वारा ईस्ट एशिया समिट को स्ट्रेंथन करने के लिए फुल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और एशियन सेंट्रलिटी में इंडिया का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ताकि फ्री ओपन रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक को इंश्योर किया जा सके। सेकेंड की हाईलाइट का बात करें तो क्वाड का विजन और ग्लोबल चैलेंजेस को लेकर भी डिस्कस किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा कोऑपरेटिव अप्रोच पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि जो ग्लोबल चैलेंजेस है लाइक टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, रेसिलिएंट सप्लाई चेन, इन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। इसमें इंडिया का जो इनिशिएटिव है क्लाइमेट चेंज को लेकर, इसके बारे में भी ईस्ट एशिया समिट में डिस्कशन किया गया है। इसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया का इनिशिएटिव का बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोalition फॉर डिजास्टर रेसिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मिशन, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को भी हाईलाइट किया गया था। चलिए थोड़े से जानते हैं ईस्ट एशिया समिट के बारे में। ईस्ट एशिया समिट को 2005 में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो ईस्ट इंडिया समिट है ये ओनली लीडर लेड फोरम है इंडो पैसिफिक रीजन का। इसमें मात्र कंट्रीज़ के लीडर ही भाग लेते हैं और जितने भी की पार्टनर्स कंट्रीज़ हैं उन लोगों के साथ मिलकर पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इश्यूज़ पर डिस्कस किया जाता है, जो कि स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस रखता है। ईस्ट एशिया समिट के प्रिंसिपल का बात करें तो ये ओपननेस, इंक्लूसिवनेस, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करना, एशियन सेंट्रलिटी और आगे बढ़ने के लिए जो एशिया का रोल है, इस सब प्रिंसिपल को ईस्ट एशिया समिट ऑपरेट करता है। ये जो ईस्ट एशिया ग्रुपिंग का जो आइडिया है ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद जी के द्वारा 1991 में प्रपोज किया गया था और जो फर्स्ट एशिया समिट है वो मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में 14 दिसंबर 2005 से होता आ रहा है। इस ईस्ट एशिया समिट में मेंबर्स का बात करें तो ईस्ट एशिया समिट में 18 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, जिसमें 10 आसियान के कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और जो 8 है वो डायलॉग पार्टनर्स देखने को मिलते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया और यूनाइटेड स्टेट भी शामिल है। इसमें एरिया ऑफ कोऑपरेशन का बात करें तो इसमें 6 प्रायोरिटी एरियाज में कोऑपरेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें से इन्वायरमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इशूज़ एंड पेंडेमिक डिजीज़, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट और आसियान का कनेक्टिविटी। इन एरियाज़ पर कोऑपरेशन देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं इंडिया और ईस्ट एशिया समिट के बारे में। तो इंडिया शुरू से ही ईस्ट एशिया समिट का फाउंडिंग मेंबर रहा है सिंस 2005 और इंडिया के द्वारा हर एक मीटिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। जो इंडिया का व्यूज़ है ईस्ट एशिया समिट को लेकर, तो इससे जो इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो और ज़्यादा इन्हांस होगा और EAS कंट्रीज़ के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा मजबूत होगा विथ एशियन एंड अदर रीजनल कंट्रीज़। और जो नवंबर 2019 में बैंकॉक में जो ईस्ट एशिया समिट देखने को मिला था, उसमें इंडिया के द्वारा इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, जिसका एम था और है सिक्योर और स्टेबल मैरीटाइम डोमेन को क्रिएट करना। ईस्ट एशिया समिट कोऑपरेशन का बात करें तो इंडिया के द्वारा वेरियस फील्ड में कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ, कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटरिंग टेररिज्म। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आसियान कंट्रीज़ के साथ कौन कौन से फ्री ट्रेड पार्टनर कंट्रीज़ हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, USA और कनाडा को छोड़कर जितने भी देश हैं आसियान कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड पार्टनरशिप रखते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।